नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र की खबर के साथ। विधानसभा में आज अनुपूरक बजट पेश कर दिया गया। ये बजट 21,000 करोड़ रुपए का है। आज विधानसभा में गहमागहमी नजर आई और इस बीच 21,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी पेश हुआ। कल इस अनुपूरक बजट पर सदन में चर्चा होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन विधेयक पर भी चर्चा होगी। मध्य प्रदेश काष्ठ चिरान संशोधन विधेयक पर भी बहस संभव है। इसके अलावा भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक पर भी सदन में कल चर्चा हो सकती है। ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण संशोधन विधेयक पेश किया गया, उस पर भी चर्चा कल हो सकती है। और मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर भी कल सदन में चर्चा संभव है। तो आज तो जो कुछ हंगामा सदन के भीतर हुआ वो अपनी जगह, लेकिन कल क्या कुछ सदन के भीतर होने जा रहा है उसके हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आज अनुपूरक बजट पेश हुआ, कल इस पर सदन में चर्चा होगी। इसके अलावा कुछ संशोधन विधेयक भी कल पटल पर चर्चा के लिए रखे जाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को ओबीसी के आरक्षण को लेकर गर्मागर्म बहस हुई। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ किया कि उनकी सरकार हमेशा से इस वर्ग के आरक्षण की हिमायती रही है। पंचायत में भी आरक्षण को लेकर वो प्रतिबद्ध हैं। वहीं कांग्रेस सीएम के इस बयान को अपनी जीत बता रही है। उसका कहना है कि सरकार ने आखिर उनकी बात मानी। देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा में जबरदस्त बहस। कमलनाथ वर्सेस शिवराज। ओबीसी आरक्षण के लिए सरकार तैयार। कानूनन सही रास्ते की तलाश। पंचायत चुनाव में आरक्षण खत्म होने के मुद्दे पर मध्य प्रदेश विधानसभा में जोरदार बहस हुई। कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव पर गर्मागर्म बहस हुई। वहीं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने सरकार को घेरा तो सीएम शिवराज ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव होंगे, कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सदन के नेता के नाते इस सदन के माध्यम से पिछड़े वर्ग हो चाहे किसी भी वर्ग के गरीब भाई बहनों, आश्वस्त करता हूं उनके हितों की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे और हम ओबीसी के आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई हमारा साथ देगा तो उसके साथ, कोई अगर साथ नहीं देगा तो उसके बिना, और कोई विरोध करेगा तो उसके बावजूद हमारा ओबीसी के हितों के संरक्षण का और आरक्षण का यह अभियान जारी रहेगा। जब जज ने इसमें तो जज ने रिवर्स करे, जज ने टिप्पणी करी, अरे महाराष्ट्र का ऐसा आपका वकील खड़े होकर कह सकता था कि आरक्षण का सभा पर हम नहीं स्वीकार कर सकते। चुप रहे। वीडियो रिकॉर्डिंग है, चुप रहे, सहमत हो गए और ये इस प्रकार का जजमेंट आया। अब आप कहेंगे कोर्ट ने कह दिया, हम कहता हूं कोर्ट ने तो कहा, लिखित में कहा है, कोर्ट का तो ऑर्डर है, पर क्या आपको स्वीकार है? क्या आपको स्वीकार है? बुनियादी प्रश्न, आत्मा की आवाज यहां से आएगी कि क्या आपको स्वीकार है ये? अगर ये स्वीकार नहीं होता, आप सोचते कि करोड़ों लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं, आप दूसरे दिन कोर्ट में जाते वापस। विधानसभा में दिए गए सीएम शिवराज के बयान पर बहस यहीं नहीं थमी। उधर सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भी मोर्चा संभाल लिया। मैं तो इसमें एग्री करता हूँ भाई, मैं तो खुद ओबीसी का वकील हूँ, मैं तो ओबीसी की लड़ाई लड़ता हूँ। और अगर 4 तारीख को रोटेशन और डिटर्मिनेशन वाले इशू पे मेरी बात का ये लोग विरोध नहीं करते और उस वक्त मेरी बात मान ली जाती तो आज ये सब तमाशा नहीं होता। मैं तो शिवराज जी की सरकार को डायरेक्टली ब्लेम करता हूँ। ये तो हुई बीजेपी कांग्रेस की सियासी बातें। अब एक्सपर्ट के नजरिए से भी आपको बता देते हैं कि आगे क्या हो सकता है। कोई ऑप्शन नहीं है सरकार के पास, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है, सबको मानना होता है, चाहे वो सरकार हो या कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी कॉरपोरेट हो, स्टेट हो,
केंद्र सरकार हो, तो उनको मानना ही मानना है। जब तक कोई संशोधन नहीं हो जाता, इस तरह का कोई कानून पास नहीं हो जाता है कि भाई ओबीसी को हमको इतना आरक्षण देना है, तब तक तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उनको मानना है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आगे का रास्ता बहुत आसान नहीं लगता, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर चल रहे सियासी घटनाक्रम की धुंध अब छटती दिख रही है। इतना तो तय है कि दोनों दल आरक्षण देने पर एकमत है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि रास्ता क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और इस बीच मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया है। मंगलवार को पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में सैयद जाफर और जया ठाकुर की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया और 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से भी इस बारे में जवाब तलब किया है। कोर्ट में ये बताया है कि नए लोगों को इंक्लूड करने के लिए, वुमेन्स के लिए और सोसाइटी के ऑल कॉर्नर से लोग इन्वॉल्वमेंट हो डेमोक्रेसी में, यही परिकल्पना थी संविधान की। और ये जो संविधान की परिकल्पना के खिलाफ में जो इस तरीके से ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, ये अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो पब्लिक मनी और पब्लिक एक्सचेकर है, जो गवर्नमेंट मशीनरी जो मिसयूज होगी, उससे पब्लिक का ही लॉस होगा। ऐसे में कोर्ट ने भी एग्री किया और कोर्ट ने भी माना कि वी आर ऑल्सो कंसर्न फॉर द पब्लिक मनी। इंटरिम रिलीफ जब नहीं मिला हमारे लिए, तो हमें डेफिनेटली हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के अलावा जाने का कोई और विकल्प नहीं है। पर मैं फिर भी कहूँगा कि ये पाले में है इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन अगर चाहता है तो वो रीशेड्यूल भी कर सकता है इलेक्शन को। हम लोग 1-2 दिन में वहाँ सुप्रीम कोर्ट भी पहुँचेगी। और अब बात करेंगे संसद की। चुनाव सुधार से जुड़े हुए बिल को संसद से मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा ने विपक्षी सदस्यों के विरोध और हंगामे के बीच संशोधन विधेयक 2021 को ध्वनि मत से मंजूरी दी। बिल पास होने के दौरान विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले सोमवार को वोटर आईडी से आधार कार्ड को जोड़ने के प्रावधान वाले इस बिल को लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है। अब इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक को मौलिक अधिकारों एवं निजता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला बताया है और इसी को लेकर विपक्ष ने वॉकआउट किया। राज्यसभा में चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 के विरोध में जमकर हंगामा देखने को मिला। कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में ये बिल विचार और पारित करने के लिए पेश किया था, जिसके विरोध में टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने विरोध जताते हुए इतना गुस्सा दिखाया कि उन्होंने रूल बुक स्पीकर की ओर फेंक दी और उसके बाद सदन से वॉकआउट कर गए। संसद की मर्यादा भंग करने पर उन्हें संसद से फौरन ही निलंबित भी कर दिया गया। सदन में श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने सदस्य के इस व्यवहार की आलोचना की। वहीं सदन के नेता पीयूष गोयल ने भी इस तरह के व्यवहार पर आपत्ति दर्ज कराई। चलिए बात करेंगे कुछ और खबरों की। लव जिहाद के मामले में सुनवाई करते हुए कानपुर जिला कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। ये देश का ऐसा पहला मामला माना जा रहा है जिसमें लव जिहाद के आरोपी को सजा मिली है। कोर्ट ने 10 साल की सजा के साथ 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि में से 20,000 रुपए पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति दिए जाने के भी आदेश दिए गए हैं। डीजीसी क्राइम दिलीप कुमार अवस्थी ने बताया कि पीड़िता से धार्मिक पहचान छिपाकर फरेब किया गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती रेप किया। वहीं डीजीसी ने दावा भी किया कि लव जिहाद के मामले में सजा दिए जाने का शायद ये पहला मामला है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे 20 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट पर बैन लगा दिया है। यह एक्शन इंटेलिजेंस एजेंसियों और सूचना प्रसारण मंत्रालय की रिपोर्ट्स के बाद लिया गया। सरकार के मुताबिक पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे ये चैनल्स और वेबसाइट भारत से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर फेक न्यूज फैला रहे थे। केंद्र सरकार के मुताबिक इंटरनेट पर कश्मीर, भारतीय सेना, भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति, राम मंदिर और जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश जैसे मुद्दों पर ये यूट्यूब चैनल्स और वेबसाइट फेक न्यूज पोस्ट कर रहे थे। सरकार ने जिन यूट्यूब चैनल्स को बैन किया है उनमें द पंचलाइन, इंटरनेशनल वेब न्यूज़, खालसा टीवी और द नेकेड ट्रुथ अहम है।
के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां के परसा कोल ब्लॉक को लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विवाद अब गहराता जा रहा है। परसा कोल ब्लॉक से राजस्थान को कोयला आवंटित नहीं करने की दशा में राजस्थान में बिजली संकट पैदा हो सकता है। अब इस बात की गुहार राजस्थान के मुख्यमंत्री दिल्ली दरबार में लगा रहे हैं, तो बीजेपी राज्य में इस पर चुटकी ले रही है। देखिए ये रिपोर्ट। कोयला आवंटन को लेकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार के बीच नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल 2015 में राजस्थान को छत्तीसगढ़ के सरगुजा के परसा कोल ब्लॉक के 3 ब्लॉक आवंटित किए गए थे, ताकि इस कोयले से राजस्थान अपने विद्युत निगम को संचालित कर सके। लेकिन कोल ब्लॉक से कोयला आवंटन नहीं होने की वजह से अब राजस्थान में कोयला संकट गहरा सकता है। इस विवाद के बीच अब गहलोत सरकार ने कांग्रेस आलाकमान से हस्तक्षेप की मांग कर दी है। इस संबंध में एक पत्र भी सोनिया गांधी को लिखा गया है। वहीं विवाद पर बीजेपी कांग्रेस सरकार को निशाने पर ले रही है। सभी मुख्यमंत्री हाईकमान को खुश रखने के लिए काम कर रहे हैं और हाईकमान के निर्देश पर या अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए कहीं छत्तीसगढ़ को नुकसान नहीं हो जाए। ये कांग्रेस की अंदरूनी सिर्फ फुटोवल दिखती है कि अपने नेता से बात करने के लिए उनको पत्र लिखना पड़े और उसको सार्वजनिक करना पड़े, तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। इधर कोयला मामले में छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बीच विवाद को छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे मिसअंडरस्टैंडिंग का मामला बता रहे हैं। बीजेपी के आरोप पर मंत्री कह रहे हैं कि कोयला खनन का काम जिनको दिया गया है उस पर हमारी सरकार को आपत्ति है। आलाकमान से निर्देश के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। सरकार का सवाल नहीं है, नेशनल ग्रिड का सवाल होता है। हमारे पास भी अगर हम अतिरिक्त बिजली पैदा करते हैं तो नेशनल ग्रिड में डाला जाता है, उसके माध्यम से बिजली की आपूर्ति और मांग के आधार पे सप्लाई किया जाता है। आखिर छत्तीसगढ़ में भी जब हम अतिरिक्त बिजली पैदा करते हैं तो गोवा को, गुजरात को, महाराष्ट्र को, तेलंगाना को बिजली हम देते हैं कि नहीं देते हैं? ये तो इंटर स्टेट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मामला है। छत्तीसगढ़ सरकार को आशंका है कि परसा कोल ब्लॉक में खनन से स्थानीय आदिवासी और जैव विविधता प्रभावित होगी, इसलिए सरकार इस संबंध में कोई फैसला नहीं ले पा रही है। वहीं राजस्थान सरकार की ओर से आलाकमान को की गई शिकायत ने मामला और उलझा दिया है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। इंदौर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत बढ़ गई है, क्योंकि नाइजीरिया से इंदौर आए 3 लोगों में से 2 के सैंपल में कोरोना का ओमिक्रॉन म्यूटेंट होने का संदेह है। अरबिंदो मेडिकल कॉलेज की लैब में कराई जांच में म्यूटेंट पाए जाने की बात सामने आई। हालांकि प्रशासन इस बारे में कुछ भी पुष्टि नहीं कर रहा। ये सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेजे गए हैं। इन मरीजों के नए सैंपल भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेज दिए गए हैं। हालांकि सभी की स्थिति ठीक बताई जा रही है और वो MRTB अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने कहा कि ओमिक्रॉन म्यूटेंट की पुष्टि सिर्फ दिल्ली में संभव है। अभी किसी सैंपल में म्यूटेंट होने की बात नहीं कही जा सकती है। और अब बात करेंगे मौसम की। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा अब शीतलहर की चपेट में है। ग्वालियर में रात का पारा 2 डिग्री के आसपास तक पहुंच गया। वहीं छतरपुर जिले के नौगांव में पारा 1.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा इंदौर, भोपाल और जबलपुर में रात के तापमान में मामूली सी बढ़त दर्ज की गई। खजुराहो, नौगांव, सिवनी, उमरिया और ग्वालियर में अभी भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ मौसम विभाग ने अति शीतलहर घोषित किया है। भोपाल समेत 9 जिले सुबह तक शीतलहर की चपेट में रहे। भोपाल के अलावा रीवा, मंडला, सागर, सतना, दतिया, खंडवा, खरगोन और रतलाम में भी ठंडी हवाएं चल रही हैं। कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के नीचे लगातार बना हुआ है।
और इधर ठंड बढ़ी तो इधर अस्पतालों में मरीज भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। तेज ठंड का असर दिल और दिमाग पर अधिकतर मरीजों में देखा जाता है। कड़ाके की सर्दी से अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा गंभीर बीमारियों की बात करें तो हार्ट अटैक के मामले भी पिछले एक सप्ताह में काफ़ी बढ़े हैं। वहीं ब्रेन हेमरेज जैसी मरीजों के भीतर भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इन केसेस में भी बढ़ोतरी हो रही है। कड़ाके की ठंड में कुछ इस तरह के लोगों को भी डॉक्टर ये समझाइश और ये मशवरा दे रहे हैं कि अगर उन्हें हार्ट से संबंधित कोई दिक्कत है तो थोड़ा संभल कर रहें। इसके अलावा जिन लोगों का बीपी हाई रहता है और अचानक से फ्लक्चुएट करता है, ऐसे लोगों को भी डॉक्टर ये सजेस्ट कर रहे हैं कि वो बहुत ख्याल रखें अपना। ब्रेन स्ट्रोक जैसे मामले और हार्ट अटैक जैसे मामले भी इस कड़ाके की ठंड में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं।